नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे खबरों की ओर। राजधानी में सर्दियों के साथ ही प्रदूषण सीजन की शुरुआत भी हो गई है। पिछले 3-4 सालों से प्रदूषण को कम करने के लिए फोकस था, लेकिन इसका असर देखने को नहीं मिला। 2 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और पहली तस्वीर में देश के आर्थिक राजधानी से है, जहां AQI खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। वही दूसरी तस्वीर देश की राजधानी से है, जहां सुबह सुबह प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। तो ये 2 तस्वीरें हैं और इन 2 तस्वीरों से साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि सुबह सुबह किस तरीके से ये धुंध नजर आ रही है और प्रदूषण लेवल जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आज की बात की जाए तो 301 AQI है, जिसके बाद से ये समझा जा सकता है कि दूसरी श्रेणी में पहुंच चुका है प्रदूषण लेवल। ग्रेड 2 लागू हो चुका है और यही तस्वीरें लगातार इतने दिनों से निकल के सामने आ रही है। अभी चूंकि दिवाली आने वाली है, इसके बाद से कुछ और नजारा हो सकता है, क्योंकि ये सिर्फ दिवाली से पहले की तस्वीरें हैं। दिवाली में जब पटाखे फूटते हैं, हालांकि दिल्ली में पटाखों पर बैन लगा दिया गया है। केजरीवाल सामने आए थे और उन्होंने तमाम जानकारी देते हुए कहा था कि किस तरीके से प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार तैयारी उनके पास पर्याप्त है। लेकिन ये तस्वीरें दिल्ली से ही आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पे इंडिया गेट की ये तस्वीरें हैं और साफ तौर पे दिखाई दे रहा है सुबह सवेरे धुंध में, प्रदूषण में लोग वॉक करने पर मजबूर है। इससे काफी ज्यादा ऐसे बुजुर्ग है, बच्चे हैं जिनको परेशानियां हो सकती है। सांस लेने में तकलीफ भी उनको उठानी पड़ सकती है। तो ये दिल्ली की तस्वीर है। 2 तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए आज तो 301। ऐसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिल्ली किस खराब श्रेणी में इस वक्त है और ये प्रदूषण स्तर जो है वो काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। खबरों में आगे बढ़ेंगे तो एक तरफ इंडिया गठबंधन में सपा और कांग्रेस के बीच मान मनवल का दौर जारी है, जहां MP से लेकर UP तक हुए सियासी घमासान में बयानों की 2 तरफा जंग जाहिर है। तो वहीं अब UP में कांग्रेस आजम खान के संग के सहारे कौन सी राजनीतिक नया पार लगाने की जुगत में है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के तीखे बयानों के बीच अजय राय की आजम से मुलाकात की बात की गई बड़े नेताओं से मेल खाती नहीं दिखा रही है। वहीं आजम ने भी मुलाकात के लिए इनकार कर सपा का रुख साफ कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। एक तरफ सपा से अदावत और दूसरी तरफ आजम खान से मोहब्बत। जी, कांग्रेस की आजम खान से जेल में मुलाकात की हसरत भले ही धरी की धरी रह गई, मगर मुलाकात की ख्वाहिश जब सियासी सुर्खियां बनी तो सवाल उठने लगे कि आखिरकार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का आजम खान से मुलाकात करने के पीछे क्या सियासी संदेश छिपा था। क्या वो वाकई में गांधी परिवार के दूत बनकर आजम खान से जेल में मुलाकात करने के लिए बेकरार हो रहे थे। वैसे तो सीतापुर जेल में बंद आजम खान ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय से मिलने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि वो किसी राजनीतिक दल के नेता से नहीं मिलना चाहते। दरअसल अजय राय ने बीते दिनों कहा था कि आजम खान का पूरा परिवार परेशान है, इसलिए वो उनसे मिलना चाहते हैं। इसे राजनीति से जोड़कर ना देखा जाए। दरअसल आजम खान का बेटा अब्दुल्ला आजम फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामले में पूरा आजम परिवार जेल में बंद है। 2017 का विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अब्दुल्ला ने अपनी उम्र ज्यादा दिखाई थी। आरोप था कि आजम खान ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए अब्दुल्ला का फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया था। खैर, आजम खान जेल में बंद है, मगर अब अजय राय का ठीक उस वक्त मुलाकात करने की हसरतें रखना जब अखिलेश यादव और अजय राय के बीच सियासी तू मैं इंडिया गठबंधन की सांसें फुला चुकी है। मगर अब अजय राय का आजम खान से मुलाकात करने की खबर आना यकीनन बवाल तय है। मैं कल भी जिलाधिकारी महोदय के संदर्भ में पत्र दिया था, उनको मेल भी किया था। आज भी जिला अधीक्षक महोदय से पत्र देकर मुलाकात हुई है। उन्होंने मुलाकात कराने से इनकार किया है। जो भी उनकी प्रशासनिक मजबूरी है, सत्ता है, शासन है, लेकिन चूंकि आप जान रहे हो कि कोई भी पर्ची भेजे उसे कम से कम उस पर्ची को कैदी तक पहुंचना चाहिए। वो कैदी उसके ऊपर निर्भर है, उसको स्वीकार करेगा, मगर ऐसा प्रशासन ने नहीं किया। हमने कई बार उनसे कहा कि हमारे पत्र को आप संबंधित कैदी तक भेज दीजिए, वो यदि तो रिमार्क लगा दे नहीं मिलना चाहते हैं, मगर इसमें भी उन्होंने असमर्थता व्यक्त की है। मैं समझता हूं कि इतना ज्यादा सत्ता का अहंकार, इतना सत्ता का घमंड, और ये सत्ता हमेशा नहीं रहेगी। घमंड और अहंकार जब सत्ता में आ जाए, दम्भ आ जाए,
तो निश्चित ही ये बादल दम के छटेंगे। कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल आज आया था, कुछ लोग थे, उनके जिला अध्यक्ष थे और भी कुछ लोग थे, तो उन्होंने कहा कि एक पत्र भी वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से लेके आए थे, जो आजम खां के पुत्र हैं अब्दुल्ला आजम खां, उनसे मिलने के लिए। तो मैंने उनको बता दिया कि मैंने कभी देखिए किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी की अनुमति कारागार के अंदर नहीं है। एज ए राजनीतिक व्यक्ति के रूप में कोई मुलाकात का नियम नहीं है, व्यक्तिगत रूप से मिलने का नियम है। और व्यक्तिगत रूप से जहाँ सवाल है, तो जो सूची कारागार प्रशासन को अब्दुल्ला आजम खां साहब ने उपलब्ध कराई है, उसके में आप लोगों का नाम नहीं है, तो आप लोगों की मुलाकात नियमानुसार संभव नहीं है। नहीं, उनके मिलने का कोई सवाल ही, जो नाम उन्होंने दिए हैं सूची में, उनमें उनका नाम नहीं है ना, तो उसमें बाकी लोगों से कोई मतलब ही नहीं है। भाई हम उन्हीं को तो एंटरटेन करेंगे जिनसे वो मिलने के लिए उन्होंने सहमति जताई। बात आजम खान और अजय राय तक ही सीमित नहीं है। अब इस पोस्टर को भी देखिए। उत्तर प्रदेश में यूं तो विधानसभा का चुनाव अभी 4 साल दूर है, लेकिन कांग्रेस की राज्य इकाई के एक नेता ने पोस्टर में चौंकाने वाला दावा कर दिया। इस पोस्टर के जरिए कांग्रेस की यूपी इकाई के अध्यक्ष अजय राय को सीएम का फेस की तरह पेश किया गया है। पोस्टर में क्या लिखा है देखिए। पोस्टर में लिखा है कि 2024 में राहुल, 2027 में राय। देश प्रदेश बोल रहा है हाथ के साथ आए। इसके साथ साथ पोस्टर में कथित चुनावी वादे भी किए गए हैं, जिसमें जातिगत जनगणना, महिला आरक्षण, पुरानी पेंशन स्कीम, किसानों को एमएसपी, रोजगार और वृद्धा पेंशन तरीके वादों का जिक्र किया गया है। मगर फोटो देखिए ध्यान से, अखिलेश यादव गुस्सा तो होंगे ही। जो कांग्रेस है वही भाजपा है, जो भाजपा है वही कांग्रेस है। अजय राय भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में प्रतिनियुक्ति पर प्रदेश अध्यक्ष बने हैं और उनकी भाषा वही है जो भारतीय जनता पार्टी की भाषा है। माननीय आजम साहब की लड़ाई समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती से लड़ रही है। आज अगर देश में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो कांग्रेस की पहले की सरकारों की जन विरोधी नीतियां हैं, जिनके वजह से आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और कांग्रेस की सरकार में जो अल्पसंख्यकों पे अत्याचार हुए वो किसी से भी छुपे नहीं है। भाजपा और कांग्रेस के जो पाप हैं वो अजय राय के माननीय आजम साहब से मिलने जाने से धुलने वाले नहीं है। गाजापट्टी से ज्यादा बड़ा वार तो आज इंडिया अलायंस में छिड़ा हुआ है। रोज पोस्टर पर पोस्टर दागे जा रहे हैं, एक दूसरे पर हमला किया जा रहा है। सपा कांग्रेस को बख्शने के मूड में नहीं है, कांग्रेस सपा को बख्शने के मूड में नहीं है। दोनों ही दलों के कार्यकर्ता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की बौछार कर रहे हैं और कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो पहले दिन से ये कह रही थी कि ये इंडिया अलायंस का पूर्ण कल्पना है, ये जमीन पर उतर नहीं सकती। एक रैली इन्होंने मध्य प्रदेश में तय की थी, उसको रद्द कर दिया। अब जनता के बीच में जाने के लिए इनके पास कोई यही मुद्दा नहीं है, कोई नीति नहीं है, नेतृत्व के नाम पर घमासान है। ये इंडिया अलायंस खंड खंड टूटता हुआ दिख रहा है। 2 बातों की एक बात ये कि क्या अखिलेश अब अजय राय की आजम खान से मुलाकात की हसरत को अगर दिल पर ले बैठे तो फिर इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी कांग्रेस के रिश्तों की गांठ कमजोर होनी तय है। मगर सबसे बड़ा सवाल ये कि अजय राय कांग्रेस के किस आला कमान के आदेश पर आजम से मुलाकात करने की जिद पर थे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। और लखनऊ से इस बीच अहम जानकारी, अखिलेश यादव ने बड़ी बैठक बुलाई है। उत्तर प्रदेश राज्य कार्य करने की बैठक बुलाई गई है। अखिलेश यादव ने 31 अक्टूबर को बुलाई है बैठक। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बुलाई गई है बैठक। 31 अक्टूबर को लखनऊ प्रदेश कार्यालय पर होगी बैठक। अखिलेश यादव बैठक को करेंगे संबोधित और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सपा बनाएगी रणनीति। तो अहम जानकारी, अखिलेश यादव ने बैठक बुलाई है। उत्तर प्रदेश राज्य कार्य करने की बैठक अखिलेश यादव की तरफ से बुलाई गई है। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां अखिलेश यादव ने ये बैठक बुलाई है। बता दें कि उत्तर प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक अखिलेश यादव द्वारा बुलाई गई है। 31 अक्टूबर को बुलाई गई है तो बैठक, तो बता दें 31 अक्टूबर की तारीख वो है जिस दिन बैठक बुलाई गई है। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये बैठक बुलाई गई है। आगे का रूट मैप इस बैठक में तैयार किया जाएगा। तो अखिलेश यादव ने बैठक बुलाई है। बता दें कि 31 अक्टूबर को अखिलेश यादव द्वारा ये बैठक बुलाई गई है। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अखिलेश यादव ने बैठक बुलाई है और बता दें कि 31 अक्टूबर को बैठक बुलाई गई है और संबोधन जो है अखिलेश यादव इस बैठक को देंगे।
तो लखनऊ से इस वक्त की हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां अखिलेश यादव ने बैठक बुलाई है। प्रियम पाठक ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। प्रियम, ये बैठक बुलाई गई है 31 अक्टूबर को, क्या कुछ जानकारी इस बैठक से जुड़ी हुई है आपके पास? तो समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर बुलाई गई है, जिसमें सभी पदाधिकारियों को जो है बुलाया गया है और इसके अंदर इस चीज को लेकर रणनीति बनेगी कि कैसे 2024 के चुनाव के अंदर पार्टी को परफॉर्मेंस करना है। उसके अलावा किन मुद्दों को लेकर में जाएंगे, पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित उसको लेकर, इसके अलावा जातिगत जैसे मुद्दे करना है, बूथ स्तर पर कैसे पार्टी को कैसे जिताना है, जो नए मतदाता को कैसे साधना, जो मतदाता उसका कैसे प्रैक्टिस है, सभी चीजों को इसमें निर्देश नजर आ सकते हैं। माना जा रहा है बैठक में राम गोपाल जो अन्य बड़े कर्मचारी है वो भी। ठीक है प्रेम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें 31 अक्टूबर को बैठक बुलाई गई है अखिलेश यादव द्वारा और इसमें लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रणनीति तैयार की जाएगी। तो राघोगढ़ से गुना नामांकन के लिए जाते हुए पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के लड़के जयवर्धन सिंह ने एक दिव्यांग बुजुर्ग कार्यकर्ता को हाथ से सहारा देकर कार में सवार किया। कार्यकर्ता ट्राइसिकल से गुना के रास्ते पर था। तो गुरदासपुर से बड़ी खबर, बीएसएफ के सर्च ऑपरेशन के दौरान मिली है 6 पैकेट हेरोइन। भारत पाक सीमा की आदिया पोस्ट पर मिला है ये हेरोइन। तो गुरदासपुर से इस वक्त की हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है और ऐसे में बीएसएफ के सर्च ऑपरेशन के दौरान मिली है 6 पैकेट हेरोइन। और बता दें कि भारत पाक सीमा के आदिया पोस्ट पर ये हेरोइन मिली है। तो ये तस्वीरें हैं जहां 6 पैकेट हेरोइन बरामद किया गया है। सर्च ऑपरेशन में 6 पैकेट हेरोइन मिला है। बीएसएफ के सर्च ऑपरेशन के दौरान बीएसएफ को ये 6 पैकेट हेरोइन मिला है। और शराब घोटाले मामले में आज संजय सिंह की पेशी होनी है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में होंगे संजय सिंह पेश। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है संजय सिंह को। तो आज संजय सिंह की कस्टडी खत्म हो रही है, उनकी पेशी राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी। बता दें कि शराब घोटाले मामले में लगातार जेल के अंदर बंद है आप सांसद संजय सिंह और ऐसे में उनकी पेशी एक बार फिर से राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी। पिछली बार भी रिमांड मांगी गई थी और आज रिमांड जो है, कस्टडी जो है वो खत्म हो रही है। आज एक बार फिर से संजय सिंह की पेशी जो है वो कोर्ट में होनी है। तो कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था आप सांसद संजय सिंह को तथा कथित शराब घोटाले में जेल के अंदर बंद है और ऐसे में आज उनकी कस्टडी पूरी हो रही है। एक बार फिर से आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होंगे आप सांसद संजय सिंह। अजय ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, कब होगी पेशी, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए 10 बजे का समय बताया गया है और जिस तरह संजय सिंह को वहाँ कोर्ट ले जाया जाएगा और पेशी की क्या सुनवाई की जाती है, क्योंकि पहले ही उनको 13 दिन की कस्टडी में भेजा गया था। लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर जिससे आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं जो फंसने जा रहा है वो कहीं ना कहीं एक विलुप्त है। तो देखना ये होगा कि आज संजय सिंह की सुनवाई में क्या तो उनको बेल मिलती है या उनको फिर दोबारा से पुलिस कस्टडी में उनको जेल भेजा जा सकता है। तो कितने दिन की रिमांड और मांग सकती है पुलिस? देखिए, पुलिस लगातार 5 से 8 दिन की रिमांड लगातार मांग रही है, लेकिन कोर्ट ने पहली बार 3 दिन की रिमांड दी थी। हो सकता है इस बार 5 दिन की रिमांड मांगी जा सकती है संजय सिंह। बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो शराब घोटाले मामले में आज संजय सिंह की पेशी होगी। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में संजय सिंह की पेशी होगी। बता दें कि दोपहर के टाइम में संजय सिंह कोर्ट में पेश होंगे।
लखनऊ से बड़ी खबर। आज नई भाजपा के शिल्पकार पुस्तक का विमोचन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे पुस्तक का विमोचन। शाम 4 बजे लोक भवन में पुस्तक विमोचन कार्यक्रम है और लखनऊ से इस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आज नई भाजपा के शिल्पकार पुस्तक का विमोचन है जो कि सीएम द्वारा किया जाना है। पुस्तक का विमोचन और लखनऊ में विमोचन होगा। तो नई भाजपा के शिल्पकार पुस्तक का विमोचन आज होना है और ये पुस्तक का विमोचन सीएम के द्वारा किया जाना है जो कि लखनऊ में होगा। तो नई भाजपा के शिल्पकार पुस्तक का विमोचन होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे पुस्तक का विमोचन। शाम 4 बजे लोक भवन में पुस्तक विमोचन कार्यक्रम रखा गया है जिसमें योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। तो मुख्यमंत्री के द्वारा विमोचन होना है और बता दें कि नई भाजपा के शिल्पकार पुस्तक का विमोचन किया जाना है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्रकूट दौरा है। सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट के प्रथम अध्यक्ष का शताब्दी वर्ष स्वर्गीय अरविंद भाई मफतलाल का शताब्दी वर्ष समारोह है। जनरल अस्पताल की नई बिल्डिंग का शुभारंभ करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। चित्रकूट में करीब 2 घंटे रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य से मुलाकात करेंगे पीएम और मध्य प्रदेश के सीएम और राज्यपाल भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो पीएम का आज चित्रकूट दौरा है। मध्य प्रदेश के चित्रकूट पहुंचेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। सतगुरु सेवा संघ ट्रस्ट के प्रथम अध्यक्ष का शताब्दी यहाँ पे होने जा रहा है। स्वर्गीय अरविंद भाई मफतलाल का शताब्दी वर्ष समारोह है। जनरल अस्पताल की नई बिल्डिंग का शुभारंभ करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी और चित्रकूट दौरे पर आज रहने वाले हैं देश के मुखिया। चित्रकूट में करीब 2 घंटे रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अरविंद भाई मफतलाल का शताब्दी समारोह है और ऐसे में पीएम बड़ी सौगात भी चित्रकूट को देंगे। तो बता दें मध्य प्रदेश के सीएम और राज्यपाल इस दौरान पीएम के साथ मौजूद होंगे। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्रकूट दौरा है। बता दें सतगुरु सेवा संघ ट्रस्ट के प्रथम अध्यक्ष का शताब्दी वर्ष है और ऐसे में बता दें आपको कि स्वर्गीय अरविंद भाई मफतलाल का शताब्दी वर्ष समारोह है जिसमें शिरकत करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी और जनरल अस्पताल की नई बिल्डिंग का शुभारंभ भी करेंगे यहाँ पे देश के मुखिया। और राजस्थान चुनाव के लिए आपकी पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। आपने 23 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। राज्य में 25 नवंबर को होना है मतदान और ऐसे में 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे नतीजे। तो आप प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। आप भी मैदान में उतरती हुई अब नजर आ रही है। राजस्थान विधानसभा चुनाव की पहले लिस्ट आपने जारी कर दी है। तो आम आदमी पार्टी द्वारा पहले लिस्ट जारी हो चुकी है और ऐसे में आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी भी अब हर विधानसभा चुनाव में एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। उन्होंने अब लिस्ट जारी कर दी है और बता दें कि राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी द्वारा लिस्ट जारी कर दी गई है और पहले लिस्ट में 23 प्रत्याशियों के नाम शामिल है। तो यही वो लिस्ट है जो आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इसमें 23 प्रत्याशियों के नाम शामिल है। तो 25 नवंबर को मतदान होना है और ऐसे में आम आदमी पार्टी द्वारा 23 प्रत्याशियों के नाम वाले लिस्ट जारी हो चुकी है। तो आप प्रत्याशियों की पहले लिस्ट जारी हो चुकी है। बता दें कि 25 नवंबर को मतदान होने हैं राजस्थान में और ऐसे में 23 प्रत्याशियों के नाम वाली लिस्ट आम आदमी पार्टी ने जारी कर दी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को अयोध्या के भव्य श्री राम मंदिर में आयोजित रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम दोपहर 12:30 बजे होगा। पीएम मोदी से
बुधवार को राम जन्मभूमि निर्माण समिति के सदस्य मिले। ये मुलाकात शाम 5:15 बजे हुई। मुलाकात करने वालों में चंपत राय, नृपेंद्र मिश्रा, गोविंद गिरी समेत 4 लोग शामिल रहे। इन्होंने पीएम मोदी से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने का अनुरोध किया था, जिसे पीएम मोदी ने स्वीकार किया है। वहीं पीएम मोदी को निमंत्रण पर लोगों ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। मोदी जी खुद ही जाएंगे। मोदी प्रधानमंत्री है, वो जाएंगे ही। इतना बड़ा इवेंट कौन छोड़ेगा भाई। राम मंदिर तो होना ही था, हो रहा है। हजारों कर सेवक उसमें शहीद हुए हैं। उस वक्त सभी हिंदुत्ववादी संगठन और पार्टियां शामिल थी। शिवसेना थी, बजरंग दल थे, विश्व हिंदू परिषद थी, रथ यात्रा भी निकाल ली थी आडवाणी साहब ने। तो ये सबका परिणाम है कि राम मंदिर बन रहा है। खून बहाया लोगों ने, जेल में गए, मुकदमे चल रहे हैं अभी भी सभी लोगों पर। तो मोदी जी अब जाएंगे और राम मंदिर की पूजा करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव आ रहे हैं, ये चुनाव की तैयारी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के आमंत्रण पर 22 जनवरी 2024 को रामलला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, तारीख भी बता रहे हैं। यह सुन करके एक राम भक्त के रूप में, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के एक सिपाही के रूप में मेरे लिए भी बहुत गौरव का क्षण है। और कोटि कोटि राम भक्तों के लिए भी 22 जनवरी की तिथि गौरव की तिथि हो जाएगी, गर्व की तिथि हो जाएगी। और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अपनी सहमति दी है, जो आने का कार्यक्रम बनाए हैं, यह निश्चित तौर से हर व्यक्ति को, हर राम भक्तों को उत्साहित करने वाला है। आज यह कहते हुए मुझे गर्व है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और सरकार बनने के बाद कौन कौन पहुंचता कौन नहीं पहुंचता उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। लेकिन भगवान सिर्फ एक पार्टी तक सीमित रह गए हैं क्या? निमंत्रण देने हैं और उसमें अगर उत्साह और उल्लास सबका देखना है तो सभी को होना चाहिए, सभी को निमंत्रित करना चाहिए। अब उनको अपनी परिस्थितियों को देखते हुए क्या करना है वो निर्णय लेंगे। लेकिन आप इसको एक पार्टी का प्रोग्राम बना रहे हैं, क्या ये पार्टी का प्रोग्राम है और एक ही व्यक्ति विशेष का ही प्रोग्राम है? तो ये मेरी तो समझ में नहीं आता। भगवान तो सबके हैं ना। आपने सोचा इस पर सबके हैं तो निमंत्रण क्यों नहीं सबको, तो बाकी पार्टियों को भी निमंत्रण तो जाना चाहिए था। और अगर ये दिखाना है कि भगवान सबके हैं और इस बात को एक बार फिर से उजागर करना है, तो फिर ये बताना था कि हमने निमंत्रण सबको भेजा है। लेकिन मुझे ऐसी कोई सूचना। और गोवा में मडगांव के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 37वें राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन किया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय एथलीटों ने को मशाल सौंपी है। जहां पीएम मोदी ने कहा कि पिछले सरकारी खेलों के लिए प्राप्त बजट आवंटित करने के प्रति उदासीन थी। हमने खेल बजट बढ़ाया और इस साल का केंद्रीय खेल बजट 9 साल पहले की तुलना में 3 गुना अधिक है। साथ ही कहा है कि खेलो इंडिया से लेकर टॉप्स योजना तक सरकार ने एथलीटों को प्रोत्साहित करने के लिए एक नया पारिस्थितिकी तंत्र विकसित किया है। इन परियोजनाओं के तहत प्रतिभाशाली एथलीटों की पहचान की जा रही है और सरकार उनके प्रशिक्षण, आधार आदि पर काफी पैसा खर्च कर रही है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।